दंश नाम के छोटे से राज्य के स्वामी होते हुए भी रतन सिंह वीर एवं स्वाभिमानी राजा थे। झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। अपने इसी स्वभाव के कारण वे पड़ोसी राजाओं की आंखों में कांटों की तरह चुभते थे। एक दिन उन्हें कुंडलपुर राज्य के राजा जौहर सिंह का संदेश मिला। रतन सिंह, हमारा आदेश है कि आप अपनी पुत्री मणिवाला का विवाह हमारे साथ कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। राजा जौहर सिंह। पत्र पढ़ते ही रतन सिंह का चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो गया। उन्होंने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बोले, दूत, इस पत्र के टुकड़े अपने राजा को थमा देना, उसे हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है महाराज। उनसे यह भी कहना कि रतन सिंह ने मरना सीखा है, झुकना नहीं। दूत चला गया, किंतु राज दरबार में देर तक मौत का सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा रतन सिंह की आवाज से टूटा। वह बोला, सेनापति, उत्तरी सीमा पर युद्ध की तैयारियां कीजिए। महामंत्री, राजा जौहर सिंह ने हमारे पौरुष, वीरता और स्वाभिमान को चुनौती दी है। महामंत्री बोला, किंतु महाराज, हमारे मुट्ठी भर सैनिक राजा जौहर सिंह के विशाल सेना का सामना किस प्रकार कर सकेंगे? जानते हैं नहीं कर सकते, किंतु वे अपने देश की आन के लिए मर तो सकते हैं महामंत्री जी। क्षमा करें महाराज, परंतु यह बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। चुप रहो महामंत्री, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें कायरता से घृणा है। ऐसा कहकर महाराज रतन सिंह वे महल में पहुँचे तो महारानी मीराबाई बोली, स्वामी, ऐसा लगता है जैसे आज किसी ने आपके स्वाभिमान को छलनी करने का प्रयत्न किया है। तुम्हारा कथन सत्य है प्रिय। राजा रतन सिंह ने रानी को पूरी बात बताई तो रानी बोली, राजा जौहर सिंह की तो आयु भी 50 वर्ष से ऊपर है। महारानी, प्रश्न आयु का नहीं, आत्मसम्मान का है। और फिर हमारे वंश में तो विवाह के लिए स्वयंवर की ही प्रथा है। महाराज, आप कहें तो मैं मणिवाला से बात करूं। मुझे विश्वास है अपने देश को रक्तपात से बचाने के लिए वह। सुनते ही राजा रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए महारानी, वीर पुरुष की पत्नी होकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्षमा करे स्वामी। महारानी, मणिवाला के त्याग से रक्तपात तो अवश्य रुक जाएगा, किंतु हमारा ये मस्तक तो सदा सदा के लिए जौहर सिंह के कदमों में झुक जाएगा। और हम ऐसा होने से पहले ही ये मस्तक अपने हाथों से काट डालेंगे। राजकुमारी मणिवाला पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी और वे सोचने लगी, ओह, राज्य पर यह विपत्ति मेरे कारण ही आई है। वे महाराज और महारानी के सामने आई और बोली, पिताजी, मेरा निवेदन है कि अब आप चिंता को त्याग दें। मैंने इसका निवारण सोच लिया है। वह क्या पुत्री? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी पिताजी। मैं नहीं रहूंगी तो युद्ध कैसे होगा? राजपूत की बेटी होकर भी तू आत्मघात करेगी? कितनी कायर है एक राजपूत कन्या, शत्रुओं से डरकर आत्महत्या करेगी। होना तो यह चाहिए था कि तू एक वीरांगना की तरह युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लेती। क्षमा चाहती हूँ पिताजी, मैं एक पल के लिए अपने कर्तव्य को भूल बैठी थी। पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मेरे जीवित रहते जौहर सिंह हमारे देश का मान भंग नहीं कर सकेगा। हमें प्रसन्नता हुई पुत्री मणिबाला ने अगले दिन अपने सखी चंद्रकला को सब कुछ कह सुनाया। फिर चंद्रकला ने राजकुमारी मणिबाला को इस समस्या से बचने के लिए एक युक्ति बताई। अगले सुबह जब राजा रतन सिंह
सोकर उठे तो सेवक ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, पिताजी, मैं चंद्रकला के साथ कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, किंतु इस निश्चय के साथ कि मैं जौहर सिंह को समाप्त करके ही वापस लौटूंगी। पत्र पढ़ते ही राजा रतन सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वे सोचने लगे, तूने ऐसा निश्चय क्यों कर लिया बेटी? मेरे कहने का आशय ये तो नहीं था। रानी मीराबाई ने भी पत्र को पढ़ा। उसने अपने पति को समझाया, आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए और आप रो रहे हैं। महारानी, यह तो सोचो कि अभी मणिबाला की आयु ही क्या है और वह हमारी इकलौती पुत्री है। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि वह शस्त्र कौशल एवं युद्ध कला में पूरी तरह निपुण है। महारानी, यदि हमने इतने कटु शब्द न कहे होते तो कदाचित वे ऐसा ना करती। उधर कुंडलपुर में दूत ने राजा जौहर सिंह के सम्मुख उसी पत्र के टुकड़े रख दिए तो राजा जौहर सिंह बोला, दूत, कागज के इन टुकड़ों का क्या अर्थ है? क्षमा करें अन्नदाता, यह टुकड़े उसी पत्र के हैं और राजा रतन सिंह ने यही जवाब भेजा है। सुनते ही राजा जौहर सिंह की आंखों में क्रोध के शोले भड़क उठे। वे क्रोध में भरकर चिल्लाया, सेनापति, उस घमंडी रतन सिंह का सिर काटकर हमारे सामने लाया जाए। ठीक है महाराज। दूसरी ओर मणिबाला एवं चंद्रकला राजकुमारों जैसे वेश में घोड़ों पर सवार होकर राजधानी से निकली। सुबह होने से पहले ही दोनों सखियों ने कुंडलपुर राज्य में प्रवेश किया। कुंडलपुर एक पहाड़ी पर स्थित था। राज्य के चारों ओर भी पहाड़ियों की श्रृंखला थी। दोनों वहीं छुप गए। तभी वहां दो सैनिक आए और आपस में बात करने लगे। तभी राजकुमारी बोली, चंद्रकला, यदि इन दोनों को काबू में कर लिया जाए तो इनसे बहुत से रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। दोनों सखियां हाथ में रस्सियां लेकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ गईं। फिर दोनों ने रस्सियों के फंदे सैनिकों की ओर फेंके। आह मरा, मेरी गर्दन, हाय रे! दम घुटने के कारण दोनों सैनिक गिर पड़े। राजकुमारी मणिबाला और चंद्रकला ने सामने आकर उनकी छाती पर तलवार लगा दी। सैनिकों, हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहला, तुम्हारे सेनापति का निवास स्थान कहाँ है? और दूसरा, किले में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग कौन सा है? यदि तुमने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। सेनापति का निवास तो शिव मंदिर के ठीक सामने है। और किले का गुप्त मार्ग कौन सा है? शिव मंदिर के दाईं ओर जो खंडर है उनके बीच वाले कक्ष से एक सुरंग किले में जाती है। किंतु खंडर में उस स्थान की रक्षा के लिए प्रत्येक समय साधु रूप में 2 सैनिक अधिकारी रहते हैं। और सुरंग का मुंह किस प्रकार खुलता है ये वही बता सकते हैं। पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद उन दोनों ने सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। शत्रु को जीवित छोड़ना घातक होता है। अब हमें इनकी लाशों को ठिकाने लगा देना चाहिए, यही ठीक रहेगा चंद्रकला। उन्हें पता नहीं था कि सैनिकों का तीसरा साथी उन्हें देख रहा है। तीसरा साथी सोचने लगा, निश्चय ही ये शत्रु देश के गुप्तचर हैं। मुझे सेना नायक को बताना होगा। वह भागकर सेना नायक के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। सेना नायक अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत ही चल पड़ा। उधर दोनों सैनिकों की लाशों को पत्थरों से ढकने के बाद चंद्रकला बोली,
राजकुमारी जी, यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर तो हमें इस स्थान को जल्दी छोड़ देना चाहिए। उसी समय सामने से आते कुछ सैनिकों को देखकर दोनों चौंक पड़ी। लगता है समय ने हमारा साथ नहीं दिया सखी। अब हमें निश्चय ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजकुमारी, घबराओ मत, साहस से काम लो। इन तलवारों के रहते ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें मयान से बाहर निकाल ली। निकट आकर सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। सेनापति बोला, गुप्तचरों, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सैनिक आगे बढ़े। मणिबाला और चंद्रकला की तलवारें चमक उठी। दोनों सैनिक धरती पर गिर गए। सेना नायक भयभीत होकर भाग गया। तलवारें हैं या बिजलियां? मुझे तुरंत ही पूरी टुकड़ी बुलानी होगी। थोड़ी देर बाद जब वह टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा तो मणिबाला व चंद्रकला वहां नहीं थी। वे दोनों जंगल में छुप गई थी। राजकुमारी बोली, मैं तो थक गई हूँ चंद्रकला। राजकुमारी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। उसी समय निकट ही कहीं शेर के दहाड़ सुनकर वे दोनों चौंक पड़ी। झाड़ियों से निकलकर देखा तो शेर किसी युवक का पीछा कर रहा था। यह तो कोई राजकुमार मालूम होता है। दोनों ने तत्काल ही अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। इससे पहले कि शेर उस युवक को दबोच पाता, चंद्रकला एवं मणिबाला के वाणों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शेर 2-4 पल के लिए छटपटाया, फिर शांत हो गया। मेरे प्राण बचाकर आप दोनों ने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। वस्त्रों व व्यवहार से तो आप कोई राजपुरुष लगते हैं। ठीक कहा आपने, मैं राजकुमार अश्विनी हूँ, कुंडलपुर राजा जौहर सिंह का पुत्र। किंतु आप कौन से देश की राजकुमारियां हैं और आप दोनों ने ये पुरुष वेश क्यों धारण कर रखा है? उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर मणिबाला व चंद्रकला दोनों ही चौंक पड़ी। चंद्रकला ने मणिबाला व अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर तो आप हमारी अतिथि हुई राजकुमारी जी। अतिथि नहीं, शत्रु कहिए राजकुमार। मैं अपने देश से कुंडलपुर का विनाश करने ही निकली हूँ। यदि पता होता कि आप कुंडलपुर राजा के इकलौते पुत्र हैं तो मैं कदापि आपके प्राणों की रक्षा ना करती। अभी भी क्या बिगड़ा है राजकुमारी? यदि हमारे मृत्यु से आपका प्रतिशोध शांत होता है तो उड़ा दीजिए हमारे सिर को। वैसे भी अब आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं रहा राजकुमारी जी। आपके सौंदर्य ने हमें पागल बना दिया है। राजकुमारी बोली, यदि आप हमें ये वचन दें कि कुंडलपुर की सेना हमारे देश पर आक्रमण नहीं करेगी तो हम यहाँ से चली जाएंगी। हम वचन देते हैं राजकुमारी जी कि हमारी सेना दंश देश पर आक्रमण नहीं करेगी। आप केवल हमारे लौटने की प्रतीक्षा करें। दूसरी ओर राज दरबार में राजा जौहर सिंह बोले, सेनापति, हमारी सेना संध्या से पूर्व ही दंश देश के लिए प्रस्थान करेगी। जैसी आज्ञा महाराज। उसी समय राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया और बोला, क्षमा करे पिताजी, अब यह आक्रमण नहीं होगा। राजा बोले, महाराज के आदेश का उल्लंघन करने का अर्थ है राजद्रोह। पिताजी, कुंडलपुर का भावी शासक होने के कारण इस युद्ध को रोकने का अधिकार मुझे भी है और तुम्हें ये अधिकार हमारी मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा युवराज। सैनिकों, युवराज को नजरबंद कर दिया जाए। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंत में राजकुमार
खिड़की से नीचे कूदा और घोड़े पर बैठकर सैनिकों की नजरों से ओझल हो गया। दूसरी ओर राजकुमारी मणिबाला व चंद्रकला उसी जंगल में बैठी किसी योजना पर विचार कर रही थी। तभी राजकुमार वहां पहुंचा और बोला, राजकुमारी, यह रक्त रंजित तलवार साक्षी है कि हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। तब राजकुमार ने विस्तार पूर्वक सब कथा उन्हें कह सुनाई। आपने अपने पिता से विद्रोह कर दिया राजकुमार, केवल आपका विश्वास जीतने के लिए राजकुमारी, किंतु इसका परिणाम जानते हो। यही एक ऐसी चीज है जिसकी चिंता वीर पुरुषों को कभी नहीं होती। राजकुमारी जी, विश्वास कीजिए, अब इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूँ। यदि युद्ध बंद नहीं हुआ तो मैं आपके साथ चलकर आपकी ओर से युद्ध करूँगा। दूसरी ओर राज दरबार में महाराज जौहर सिंह से मंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, एक साधारण बात के लिए युवराज का अपमान उचित नहीं था। साधारण बात महामंत्री, उसने हमारे सम्मान और इस सिंहासन को चुनौती दी थी। चाहे कारण कुछ भी रहा हो महाराज, किंतु युवराज का यूं विद्रोह करना राज्य के लिए उचित नहीं है। हम जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि विद्रोहियों का सिर कैसे कुचला जाता है। महामंत्री, हमारी सेनाएं दंश राज्य पर आक्रमण के लिए तुरंत कूच करे। उधर जब आक्रमण का समाचार महाराज रतन सिंह को मिला तो उनके चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता उभर आई और वे बोले, सेनापति, शत्रु के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप निश्चिंत रहें महाराज, हमारे वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे। दूसरी ओर जंगल में जब राजकुमार को सेना के प्रस्थान का समाचार मिला तो वह बोले, राजकुमारी जी, आज मैं कुंडलपुर में रक्त की नदियां बहा दूंगा। राजकुमार जी, आप अपना धैर्य खो रहे हैं। ये तो सोचिए कि आप अकेले इतनी विशाल सेना का सामना कैसे कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे राजकुमारी जी, किंतु हम आपके लिए अपने प्राण तो दे ही सकते हैं। मेरे विचार से अब हमें अपने राज्य में पहुंचकर शत्रु का सामना करना चाहिए। उसी समय कुंडलपुर राज्य की सेना बड़ी तेजी से दंश राज्य की ओर बढ़ रही थी। इधर युवराज अश्विनी, मणिबाला एवं चंद्रकला सहित कुंडलपुर राज्य की सीमा पार कर रहे थे। उधर युद्ध भूमि में जाने से पूर्व राजा रतन सिंह बोले, यदि ऐसे समय में हमारी पुत्री मणिबाला भी होती तो कितना अच्छा होता। महारानी बोली, ईश्वर करे आप युद्ध में विजय होकर लौटें। उसी समय मणिबाला वहां पहुंच गई और बोली, प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ। ओह, मेरी बेटी आ गई। पिताजी, कुंडलपुर राज्य के युवराज अश्विनी भी हमारे साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी मणिबाला ने सारी बात बताई। तब युवराज अश्विनी ने कक्ष में प्रवेश किया। इधर कुंडलपुर के सेना ने दंश राज्य के सीमा पर अपने खेमे गाड़ दिए। एक गुप्तचर ने तभी राजा जौहर सिंह के खेमे में प्रवेश किया और बोला, एक विशेष समाचार है महाराज। युवराज अश्विनी दंश नरेश रतन सिंह से मिल गए हैं। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैंने राजा रतन सिंह और युवराज को राजमहल से एक साथ निकलते देखा है और एक समाचार यह भी है कि युवराज खुद अपनी ही सेना के विरुद्ध युद्ध करेंगे। युवराज अश्विनी, मणिबाला और चंद्रकला तीनों एक साथ ही युद्ध के लिए तैयार होकर घोड़े पर सवार हुए। उधर महाराज जौहर सिंह
बेटे के वियोग में अस्वस्थ हो गए और बोले, सेनापति, अस्वस्थता के कारण हम ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः सेना का संचालन तुम्हारे हाथों में ही रहेगा। जैसी महाराज की आज्ञा। सेनापति ने युद्ध की तैयारियां शुरू करवा दी। अगली सुबह दोनों सेनाओं ने युद्ध के बिगुल बजा दिए। राजा जौहर सिंह अपने शिविर में चिंताग्रस्त बैठे हुए थे और सोच रहे थे, एक और युद्ध नीति, दूसरी ओर पिता का धर्म, किंतु इस समय हम पिता के ही धर्म का पालन करेंगे। बिगुल बजते ही दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। दंश राज्य की सेना अच्छी व सुगठित व्यूह रचने के कारण कुंडलपुर की सेना पर भारी पड़ने लगी। राजा रतन सिंह का युद्ध अनुभव, युवराज अश्विनी की अतुल वीरता और मणिबाला व चंद्रकला के अचूक निशानों ने शत्रु सेनाओं में त्राही त्राही मचा दी, तो युवराज ने जल्दी ही सेनापति को मार डाला। सेनापति के मरते ही शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति मर गए। भागो भागो समाचार राजा जौहर सिंह को मिला तो वे सोचने लगे, बेटा, ये तूने क्या किया? अपने ही सेनापति को मार डाला। हमारी विवशता यह है कि हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। जिन हाथों ने तुझे गोद में खिलाया है वे तुझ पर वार करने के लिए किस प्रकार उठ सकेंगे? पर शीघ्र ही उन्होंने अपने भावावेश को संभाला और वे युद्ध को तैयार हुए। परंतु युवराज अश्विनी से पहले उन्हें राजा रतन सिंह टकरा गए। रतन सिंह, अब यह युद्ध पिता और पुत्र का हो गया है। तुम अपनी जान गंवाकर उसके जान बचाने की कोशिश ना करो। तभी युवराज अश्विनी वहां आ पहुँचे और बोले, पिताजी, किसकी जान जाती है इसका निर्णय तो तलवारें ही कर सकती हैं। कीजिए अपना वार। आश्चर्य है, एक पुत्र अपने पिता को चुनौती दे रहा है। पिता को नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा को चुनौती दे रहा हूँ। यदि दुर्भाग्य से वे राजा मेरा पिता है तो मैं भी युद्ध करूँगा। मैंने राजकुमारी को वचन दिया है कि मेरे जीते जी दंश राज्य कुंडलपुर के अधीन नहीं होगा। इसलिए युद्ध कीजिए या फिर सेना को लेकर वापस लौट जाइए। पिता पुत्र के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। आखिर युवराज घायल होकर नीचे गिर पड़ा। राजा जौहर सिंह ने युद्ध रोक दिया और तलवार फेंक दी। उठो पुत्र, इस युद्ध में विजयश्री तुम्हें ही मिली है। हम हार गए पुत्र और अपनी सेना के साथ अभी वापस लौट रहे हैं। अब हमें विजय नहीं चाहिए। राजा जौहर सिंह ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। युद्ध बंद हो गया। राजा जौहर सिंह आगे बढ़कर राजा रतन सिंह के गले मिले। सभी भाव विह्वल हो उठे। जौहर सिंह बोले, रतन सिंह, अपने बेटे का लहू देखकर आज हमारी आंखें खुल गई हैं। हम आपसे व्यर्थ की रक्तपात के लिए क्षमा मांगते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आज हम अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। जौहर सिंह, यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और उसी दिन शाम को दंश राज्य और कुंडलपुर घनिष्ठ संबंध में बंध गए। शहनाइयों की गूंज ने दोनों राज्यों के बीच बन गई रिश्तेदारी की घोषणा कर दी। विवाह के अग्नि कुंड में दो राज्यों की दुश्मनी जलकर राख हो गई। बाद में युवराज अश्विनी का राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा बनने के पश्चात अश्विनी अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा। धन्यवाद।